हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग इडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार सचिवालय सहायक के सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग लगातार 5 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन वीडियो को नहीं देखें, कृपया प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सचिवालय से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन और वीडियो आए आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं सेट नंबर 6 का पहला सवाल। पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया है? तो पूछा जा रहा है आंचल को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्व से बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे फॉर्मूला केंद्रीय भाग के लिए नीफ है। क्या याद रखेंगे दोस्तों? नीफ है। तो Ni से हो जाएगा निकेल, Fe से हो जाएगा फेरस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल एवं फेरस। अगला सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, यह एक काल्पनिक रेखा, ये बिल्कुल सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, ये भी कथन सही है। 75 डिग्री अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, गलत है, क्योंकि यह पश्चिम की ओर नहीं मुड़ती है, ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ जाती है, तो ये भी कथन सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? तो भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वह 24 नॉटिकल मील तक है, जबकि 12 नॉटिकल मील जो है यह प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार है और 200 नॉटिकल मील आपका हो जाएगा अनन्य क्षेत्र का विस्तार है। कितना तक? तो 200 नॉटिकल मील तक। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है, जबकि मरकट द्वीप का एक अन्य नाम है जिसका नाम है एमराल्ड द्वीप। क्या नाम रखेंगे? तो एमराल्ड, एमराल्ड ये किसका दूसरा नाम है? तो ये मरकट द्वीप का दूसरा नाम है, जो अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। अगला सवाल है, इसको सुमेलित करना है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहला है पाक जल संधि, ये भारत को श्रीलंका को जोड़ती है। मलक्का जल संधि तो हो जाएगा मलेशिया को सुमात्रा से, मौ से मलक्का हो जाएगा और मौ से मलेशिया, आपको पकड़ने के लिए सही है। हरमुज जल संधि जो है यह किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ने का काम करता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। उसके बाद बाब अल मंडेब जल संधि, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखा? तो ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। सो भूपटल यानी कि द क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, ये बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक होती है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला होता है, ये भी कथन सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, तो ये भी कथन सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल को घनत्व अधिक होता है, ये गलत है। अधिक घनत्व नहीं होता है, क्या होता है? कम होता है। तो इस तरीके से आपका गलत हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है गलत कौन है? तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है सर आर्थर कॉटन को। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, माही सुगंधा पूछा जा रहा है कि किस फसल का किस्म है? तो ये धान का किस्म है, जबकि इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखेंगे पूषा सुगंधा 5, पूषा RH 10 और जया कृष्णा। क्या याद रखेंगे? जया कृष्णा, ये सब क्या है? तो ये दोनों भी किसका प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है। कौन कौन? तो माही सुगंधा, जया और कृष्णा। अगला इसके अतिरिक्त गेहूं का बता देते हैं, आप लोग याद रखेंगे सोनालिका एक प्रजाति है जो किसका है? तो ये गेहूं का है। अगला सवाल देखेंगे, भारत का ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया? भारत का ई वेस्ट इको पार्क ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो बेगई नदी जो है यह अरब सागर में नहीं गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि गंगवली नदी कर्नाटक में बहने वाली नदी है, जबकि भरतपुजा एवं पेरियार ये दोनों केरल में बहती है।
तो और ये सब कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है, जबकि बेगई नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है, और छोटा नागपुर पठार को ही भारत का रूर भी कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है, तो मलेशिया देश में मेकांग नदी नहीं बहती है। मेकांग नदी को ही दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो मेकांग नदी को कहा जाता है, और ये मेकांग नदी गिरती है दक्षिणी चीन सागर में ये गिरती है। जबकि लाओस जो एक ऐसा आसियान कंट्री है, पूछा जाएगा आसियान का ऐसा कौन सा देश है जो लैंड लॉक कंट्री है, तो हो जाएगा आपका लाओस। लाओस क्या है, आसियान का एक कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है। अगला सवाल देखेंगे, भीमबेटका गुफा जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला सवाल है, महायान किस धर्म से संबंधित है, महायान का संबंध है बौद्ध धर्म से। महायान शाखा का उदय हुआ था चौथी बौद्ध संगति के दौरान, हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे महायान शाखा का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। अमीर खुसरो जो था ये बलबन के समकालीन नहीं था। दोस्तों ये बलबन के समकालीन था, बलबन के समय ही आया था, और बलबन से लेकर यह मोहम्मद बिन तुगलक तक रहा था। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय भी रहा था, जलालुद्दीन खिलजी के समय, इल्तुतमिश के समय यह नहीं रहा था। अमीर खुसरो जो था ये बलबन से लेकर कहाँ तक रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक तक रहा था, और यह दिल्ली सल्तनत के कुल 7 शासकों को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना किया था, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उत्तर भारत के कई शहरों का स्थापना किया गया था, जिसमें से प्रसिद्ध है जौनपुर। जौनपुर जो था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था नवंबर 1759 में। याद रखेंगे, मंथ पूछा जाएगा तो नवंबर हो जाएगा, और ये 1759 में हुआ था। ये अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, जिसमें डच को हार का सामना करना पड़ा था, और उसी समय डचों का भारत से सफाया हो जाता है बेदरा के युद्ध के बाद। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। कहाँ पे, तो बंगाल में माना जाता था। अगला सवाल देखेंगे, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि स्वच्छता जो है वह स्वतंत्रता से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। क्या है, बजट व्यवस्था का प्रारंभ किसके समय हुआ था, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय, और प्रथम बार बजट पेश किया गया था 1860 में विल्सन के द्वारा। अंग्रेज एक विल्सन था, इसी के द्वारा पहली बार भारत में 1860 में बजट को पेश किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, महालबाड़ी व्यवस्था को किसने तैयार किया था, तो मौसे महालबाड़ी या मौसे मैकेंजी यानी कि हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालबाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, और इस व्यवस्था को 1819 में प्रारंभ किया गया था। इसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में लागू किया गया था, और यह कुल 30% भूभाग पर लागू होता था। याद रखेंगे कितने प्रतिशत भूभाग पे, तो 30% भूभाग पे लागू होता था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे था, तो टॉमस मुंडो से था। ये सवाल जो रैयतवाड़ी वाला जो सवाल है ये पिछले बार दरोगा के मेंस में पूछा गया था, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, अरविंद घोष के द्वारा शांतिपूर्ण प्रतिरोध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने का कौन सा यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, ध्वनि की तीव्रता को मापेंगे। जबकि वायु की शक्ति पूछा जाए या वायु का वेग हो जाएगा तो एनीमोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑडियोमीटर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। इस नियम में यह बताया गया था कि जो दो पिंड होगा उस दोनों पिंड का जो द्रव्यमान होगा उसके यह क्या होगा, समानुपाती होगा, और उसके बीच का जो दूरी होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह किससे पता चलता है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से पता चलता है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखेंगे, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, तो हो जाएगा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। जबकि सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कौन सा रंग विचलित होगा, तो बैगनी सबसे ज्यादा विचलित होता है। सबसे कम विचलित होगा लाल और सबसे ज्यादा हो जाएगा बैगनी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है, तो ये हो जाएगा बैटरी जो होता है आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। जबकि सोलर पैनल यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इन्वर्टर की बात करेंगे तो ये डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। और 2 नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर पे आपका हीलियम हो जाएगा। सबसे ज्यादा तत्व कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, और उसके बाद हो जाएगा हीलियम। अगला सवाल देखेंगे, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, तो वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि को शामिल किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये स्पेन में आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग नाटो के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखेंगे नाटो का स्थापना जो हुआ था ये 1949 में हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य हैं, और जो अंतिम का देश है उसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया यानी कि उत्तरी मैसिडोनिया, और इसमें कुल 30 सदस्य हो गया। इसका स्थापना 1949 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय वो है ब्रुसेल्स में। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलैक्टम जो है यह क्या है, यह पॉलीमर नहीं है। जबकि इसके अतिरिक्त नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन ये सब क्या है, तो ये पॉलीमर के उदाहरण हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोज यानी कि फीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइरस्टर। आइरस्टर का ही दूसरा नाम है सीप। सीप को क्या कहा जाता है, आइरस्टर कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। मानव त्वचा को कौन रंग प्रदान करेगा, तो मेलानिन जो होता है मानव त्वचा को रंग प्रदान करने का काम करता है। अगला देखेंगे, और एक बात और याद रखेंगे, जंतु को भी रंग कौन प्रदान करता है, तो मेलानिन ही प्रदान करता है। अगला सवाल है, रक्त समूह का खोज किसने किया, तो रक्त समूह का खोज किया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। जबकि RH एंटीजन का पूछा जाए खोज किसने किया, तो इसका खोज 2 व्यक्ति मिलकर किए थे, लैंड स्टीनर एवं बीनर के द्वारा। अगला सवाल है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है, तो ये हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो होता है ये जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। जबकि कवक का किसका बना होता है, कैटिन एवं हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। पौधे का जो कोशिका भित्ति होता है यह भी सेल्यूलोज का बना होता है। अगला सवाल देखेंगे, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। पूछा जा रहा है कि किस वर्ग के जंतु का त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उभयचर एवं सरीसृप। उभयचर और सरीसृप जितने भी होते हैं जीव, उसका हृदय क्या होता है, त्रिकोष्ठीय होते हैं। लेकिन एक को छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर क्या होता है, जितने भी उभयचर और सरीसृप प्राणी होगा उसका हृदय त्रिकोष्ठीय होगा। जबकि मगरमच्छ का जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। पक्षी का हृदय आप लोग याद रखेंगे 4 कोष्ठीय होता है। इसके अतिरिक्त मछली का जो हृदय होता है वह 2 कोष्ठीय होता है, और मनुष्य का तो आप लोग को पता ही है इसमें 4 कक्षीय होता है। अगला सवाल देखेंगे, थ्रोम्बिन जो है मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो थ्रोम्बिन का संबंध हो जाएगा खून का जमना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ऑक्सीजन को जो हो जाएगा मुख्य रूप से खून के किसके द्वारा ले जाया जाएगा, तो एरिथ्रोसाइट के द्वारा। आप लोग को ये एरिथ्रोसाइट यानी कि RBC का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है।
आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है ये डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, जबकि थ्रोम्बोसाइट ये प्लाज्मा का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? प्लाज्मा। तो आप लोग याद रखेंगे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है आरबीसी को, ल्यूकोसाइट कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को, और थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है प्लाज्मा को। 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो हो जाएगा अमाशय में जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पचाने का काम करता है, होता है पेप्सिन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से प्रत्येक को। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, तो ये बिल्कुल सही। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, तो ये बिल्कुल सही है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने, ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, ये भी कथन सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, तो ये भी कथन सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा गलत है। अगला सवाल देखेंगे। शरीर की ऊर्जा जरूरतों को 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये 70% जो है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मौजूद रहता है। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा होती है? तो प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में होती है, जबकि सबसे ज़्यादा भारत में सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। चावल को आप लोग को पता ही है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखेंगे। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होती है और न ही क्षारीय होती है, तब वह किस रंग का होता है? तब यह किस रंग का होगा? तो बैंगनी रंग का होता है। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पूछा जा रहा है कि परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन नहीं? तो ये हो जाएगा वृक्क जो है यह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिका जो होती है ये किसका हिस्सा होती है? तो मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र में हिस्सा लेने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगला सवाल है। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो ये दिया गया था गॉटफ्रीड हैबरलर के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी? तो शहरी क्षेत्र होता है, इसमें कौन सा बेरोजगारी देखने को मिलता है? तो यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति को गठित किया था? तो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन ये उड़ीसा में होता है, जबकि दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा भारत में, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है लौह अयस्क, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस समिति ने केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? निम्न सदन कहने का मतलब यह है कि लोकसभा। क्या होगा दोस्तों? निम्न सदन यानी कि लोकसभा। पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य निम्न सदन यानी कि लोकसभा के होते हैं, और इसका जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। जबकि लोक लेखा समिति में टोटल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, 7 होते हैं राज्यसभा से और 15 होते हैं लोकसभा से। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में क्या है दोस्तों? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पूछा जाए भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका का जब शुरुआत हुआ तो भारत का चीफ जस्टिस कौन था? तो PN भगवती था। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? पूछा जा रहा है न्याय, तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक है, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तो कितने प्रकार के न्याय हो गया प्रस्तावना में? 3 प्रकार का न्याय। स्वतंत्रता पूछा जाएगा तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता। अगला सवाल देखेंगे। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो देखेंगे बारी बारी से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है
कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही कथन है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह जो होता है उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसको निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। अगला देखेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, गलत है, क्योंकि इसमें विशेष बहुमत का कोई जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि क्या है, गलत है। अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 66 यानी कि 66 में इसका चर्चा है। अगला सवाल देखेंगे, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। और ये कब आया था, तो ये 2019 में लाया गया था। अगला सवाल देखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका चर्चा किया गया आर्टिकल 37 में। जबकि 36 की बात करेंगे तो इसमें राज्य की परिभाषा है, कल्याणकारी राज्य के बारे में संकल्पना किया गया है। 38 में कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा पूछेगा तो 38 हो जाएगा। 39 की बात करेंगे तो समान कार्य के लिए समान वेतन, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन, ऑप्शन बी, आर्टिकल 37। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी जाती है, तो ये संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है, और इसका चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन को किसने लागू किया। ऐसे भी पूछ सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था। इसी के समय भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था, जो बच्चों से संबंधित था। इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। अगला सवाल देखेंगे, शक्तियों के वितरण की सूचियां कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है, तो हो जाएगा 7वीं अनुसूची में समाविष्ट है। इसमें कुल 3 सूची को शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। जबकि 2021 में इसका थीम क्या था दोस्तों, तो इसका थीम था 2021 में रीस्टोर आवर अर्थ। अगला सवाल देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, ये बिहार के राजगीर में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि आईसीसी जो पूछ रहा है, इसका मुख्यालय जो है दुबई में हुआ है। इसका स्थापना हुआ था 1909 में। अगला सवाल देखेंगे, बीम स्टेक के कितने सदस्य देश है, तो बीम स्टेक में कुल मिलाकर 7 देश शामिल हैं। और बीम स्टेक का स्थापना हुआ था 1997 में। अब पूछा जाएगा किस घोषणा पत्र के आधार पर बीम स्टेक का स्थापना हुआ था, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर बीम स्टेक का स्थापना हुआ था 1997 में। अगला सवाल देखेंगे, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो ये थे सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान प्राप्त हुआ था 2014 में, आप लोग इसे याद रखेंगे। और भारत रत्न इसका स्थापना हुआ था 1954 में। 1954 में भारत रत्न को स्थापित किया गया था और पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे, जिसको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, तो उपर्युक्त सभी कथन इसका सही है, क्योंकि जितने भी ये ऑप्शन है, अल हिलाल, ताजकीरा, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सब किसके द्वारा लिखा गया, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका स्थापना हुआ था
1945 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ है, तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की बात करेंगे तो इसका भी स्थापना हुआ था 1945 में और इसका भी हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। एशियाई विकास बैंक की बात करेंगे तो इसका स्थापना हुआ था 1966 में और इसका हेड क्वार्टर है मनीला। याद रखेंगे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मनीला हो जाएगा। अगला सवाल पे आएंगे, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, जबकि फ्रैंक या स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। लीरा किसका है, तो लीरा हो जाएगा ये तुर्की की मुद्रा है। उसके बाद पाउंड की बात करेंगे तो पाउंड जो है यह सीरिया की मुद्रा है। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है, आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देंगे और इसे शेयर कर देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 2022 में जो इसका थीम था वो रखा गया था ओनली वन अर्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली वन अर्थ मतलब थीम रखा गया था विश्व पर्यावरण दिवस का, कब, 2022 में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 21 जून की बात करेंगे तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।